राइट ओवरऑल रिएक्शन ऑफ मरकरी सेल। तो मरकरी सेल के रिगार्डिंग आपको बताना है आप ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। तो मरकरी सेल जो होती है बेटा, वो आप लो करंट डिवाइसेस के अंदर यूज करते हैं, जैसे कि हियरिंग एड्स या फिर आपकी वॉचेस हो गई, है ना। इनके अंदर आप यूज करते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मरकरी सेल के अंदर एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही होती है, तो आपको एनोड और कैथोड की रिएक्शन पता होगी तभी आप ओवरऑल रिएक्शन बता पाएंगे। तो एनोड पर जो रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है ना। और वो रिएक्शन ये होती है ZnHg प्लस 2OH माइनस गैस ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस H2O, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके लूज हो रहे होते हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और कैथोड पे अगर आप बात करें तो कैथोड पर रिएक्शन क्या रहती है, यहाँ पर मरकरी ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ में और 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, और यहाँ पे आपके पास में मरकरी एंड 2OH माइनस आयन, ठीक है। तो ये आपके दोनों एनोड और कैथोड पर हमने रिएक्शन लिख ली। अब अगर हम बात करें ओवरऑल रिएक्शन की, तो इन रिएक्शंस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे जो एनोड और कैथोड पर हैं, तो हमारे पास में ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। और वो क्या रहेगी आपके पास में, ZnHg प्लस HgO गैस ZnO प्लस Hg, ठीक है। यहाँ पे अगर हम फेज लिखते हैं इनके, तो ये सॉलिड फेज में है, ये भी सॉलिड फेज में है, और ये हमारा लिक्विड फेज में है, ठीक है। जिंक और मरकरी का अमलगम है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ओवरऑल रिएक्शन लिखनी थी। ये 1 मार्क का क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट आपके पास में है फॉर क्वेश्चन नंबर 16 to 18, गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। Read the statement, select the most appropriate answer from the given codes A, B, C, D। ठीक है। तो अब 16 से 18 जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो असर्शन रीजन क्वेश्चन है, ठीक है। और उनमें आपको बेस्ट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा वो चूज करना है ABCD में से, ठीक है। तो 16th क्वेश्चन को देखते हैं। तो 16th क्वेश्चन हमारे पास में जो असर्शन दिया हुआ है वो ये है, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इन अ प्योर सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है ना, प्योर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया है प्योर सॉल्वेंट के अंदर, और बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये बताना है ये ट्रू है या नहीं है। देन रीजन आपको दिया हुआ है, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इन अ प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस। तो जब नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में डालेंगे तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा, ये चीजें चेक करके इनके अकॉर्डिंग हम बताएंगे। तो सबसे पहले अगर हम असर्शन को चेक करते हैं, नॉन वॉलेटाइल मतलब जिसके वेपर्स ना बन रहे हो, ठीक है, वो सॉल्यूट, ठीक है, उसको प्योर सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे तो क्या बॉइलिंग पॉइंट पे फर्क पड़ेगा, हाँ पड़ेगा फर्क। क्योंकि आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो पढ़ी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर एक प्रॉपर्टी हमारी ये भी आती है, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसमें क्या बताया जाता है, जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे होते हैं किसमें, सॉल्वेंट के अंदर, जो आपका प्योर सॉल्वेंट है उसमें अगर आप ऐड कर रहे हैं प्योर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर, ठीक है। तो इसमें अगर आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपका क्या रहेगा, आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। जब प्योर सॉल्वेंट का जो भी टेम्परेचर रहा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, उससे ज़्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया है, ठीक है। तो जो आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो बनेगा इन दोनों को ऐड करने पर, मिक्स करने पर, ठीक है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बॉयल एट अ हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर देन प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, और यही यहाँ पे असर्शन में बोला भी हुआ है कि अगर आप एडिशन करते हैं नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का प्योर सॉल्वेंट के अंदर, तो बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो असर्शन हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, ट्रू हो जाता है, ठीक है। अब रीजन को चेक करते हैं क्या रीजन ट्रू है या नहीं है। अगर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया प्योर सॉल्वेंट के अंदर तो होगा क्या, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा, इंक्रीज नहीं होता, ठीक है, डिक्रीज होता है। ये वर्ड यहाँ पे गलत लिखा हुआ था, अगर डिक्रीज होता तो हमारा क्या होता, करेक्ट होता, ठीक है। बट अभी यहाँ पे क्या है, इंक्रीज लिखा हुआ है,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे फ़ॉल्स हो जाएगा यहाँ पे रीज़न। रीज़न फ़ॉल्स क्यों है? हम इसको जस्टिफ़ाई कर सकते हैं कैसे? जो हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा है, ठीक है? राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के अंदर क्या है कि जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, ठीक है? ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है? प्योर, ठीक है? ऐसे थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको बीकर को, ठीक है? ये हमारा क्या है प्योर सॉल्वेंट। अब इस प्योर सॉल्वेंट के जो भी आपका वेपर प्रेशर रहा होगा पहले, ठीक है? वो पी नॉट रहा होगा। फिर आपने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसके वेपर्स नहीं बनते हैं, उसने क्या किया, सरफेस की कुछ साइड्स को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है? कुछ साइड्स पर अपने मॉलिक्यूल्स बैठा लिए। अब क्या हो रहा है कि प्योर सॉल्वेंट पे जब था तब तो ऐसी कोई साइड्स नहीं थी, तो सारा का सारा वेपर्स आराम से बन पा रहा था। लेकिन अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने कुछ सरफेस के साइड्स को ऑक्यूपाई कर लिया है, जिसके कारण पहले के कंपैरिजन में जो वेपर्स बन रहे हैं वो अब कम बन रहे हैं। और वो वेपर्स अब कम बन रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा फिर, कम ही लगेगा ना। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, ना कि इंक्रीज। इसलिए आपको यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनता है, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर, प्योर सॉल्वेंट के अंदर डालते हो, तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर कम होता है कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, ठीक है? तो यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए था। तो इसी रीजन के कारण ये क्या है, आपका यहाँ पे इंक्रीज दिया हुआ था, तो इंक्रीज नहीं डिक्रीज आना चाहिए था। ये रीजन आपका फॉल्स हो जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाता है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। दैट मीन्स आपका सी ऑप्शन करेक्ट है बेटा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 में असर्शन जो दिया हुआ है आपको वो ये है, अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। ठीक है, बिना कोई परमानेंट केमिकल चेंज के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है कैटलिस्ट। रीजन क्या कहता है यहाँ पे, अ कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर गिव्स एनर्जी डेल्टा जी ऑफ अ रिएक्शन। जो किसके बारे में बताती है बेटा, डेल्टा जी फिजिबिलिटी के बारे में बताती है कि ये रिएक्शन, कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन होगी या नहीं, ठीक है? फिजिबिलिटी मतलब ये रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है? जब डेल्टा जी आपका क्या होता है बेटा, नेगेटिव आता है, तो आप क्या कहते हैं, ये रिएक्शन कैसी है बेटा, स्पॉन्टेनियस है, ठीक है? स्पॉन्टेनियस है मतलब कि ये रिएक्शन हो जाएगी। जब डेल्टा जी आपकी जीरो होती है तो आप कहते हैं कि ये रिएक्शन आपकी कैसी है, इक्विलिब्रियम पर है रिएक्शन, ठीक है? और अगर डेल्टा जी आपके पास में आता है बेटा पॉजिटिव, तो आप कहते हैं ये रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है? तो ये 3 बातें भी पता होनी चाहिए। अब कैटलिस्ट का रोल पूछा हुआ है आपके क्वेश्चन में, तो कैटलिस्ट का क्या रोल है? कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, ठीक है? विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता लेकिन रेट को बढ़ा देगा, ठीक है? कैसे बढ़ाएगा? बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट रिएक्शन पाथवे, ठीक है? एक ऐसा पाथवे दे देगा जिसमें आपको क्या होगा, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ठीक है? बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट रिएक्शन पाथवे विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है? एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड रहती है टू फॉर्म रिएक्टेंट, टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू ए प्रोडक्ट, ओके? तो ये एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है उतना देरी से बनेगा। अगर रिएक्शन आपकी क्या होगी, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। अब कैटलिस्ट डाला तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई, कम हुई। कम हुई तो एक दूसरा पाथवे उसको मिल गया जिससे वो रिएक्शन जल्दी हो पा रही है, ठीक है? तो असर्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाता है बेटा, ट्रू हो जाता है। रीजन की अगर हम बात करें, कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर गिव्स एनर्जी, तो ये भी आपका क्या है, ट्रू है रीजन भी। और ये ट्रू क्यों है ये देख लेते हैं। जो गिव्स एनर्जी होती है आपकी, गिब्स एनर्जी की अगर हम बात करें, गिब्स एनर्जी, ठीक है? ये कैसा फंक्शन है,
पाथ फंक्शन है कि स्टेट फंक्शन है? स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं और पाथ फंक्शन वो होते हैं जो उस प्रोसेस के पाथ पे डिपेंड करते हैं। तो गिब्स एनर्जी जो होता है हमारा, गिब्स फ्री एनर्जी इसका कंप्लीट नेम है, ठीक है? ये हमारा कैसा फंक्शन होता है? स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन यानी कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पर ही डिपेंड करेगा, यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स पे ही डिपेंड करेगा, बीच के कोई भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। जब पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा तो कैटलिस्ट क्या रोल प्ले कर रहा है? उसके पाथ में ही तो रोल प्ले कर रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम ज़्यादा कर रहा है, ठीक है? पॉजिटिव कैटलिस्ट कम करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट ज़्यादा करता है, बट हमारे केमिस्ट्री में सिर्फ कैटलिस्ट बोलते हैं। तो कैटलिस्ट में क्या होता है, वो पॉजिटिव कैटलिस्ट ही आप अज़्यूम करिए, ठीक है? तो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी करता है, लेकिन पाथ पर गिव्स एनर्जी तो डिपेंड नहीं कर रही, तो कैटलिस्ट तो पाथ को ही अफेक्ट कर रहा था। तो ये यहाँ पे गिव्स एनर्जी को अल्टर नहीं करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे रीज़न आपका ट्रू हो जाता है। बट हमारे पास में जो ये गिब्स एनर्जी वाला रीज़न है, क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की? तो ये तो नहीं है, क्योंकि रीज़न जो है वो तो ये था ना, अल्टरनेट पाथवे मिल रहा था लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का। इस रीज़न के कारण हुआ था असर्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हुआ था, है ना? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है? बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों असर्शन रीज़न ट्रू है, बट रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में असर्शन जो दिया हुआ है आपको, उसमें कहा है द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स ऑफ नाइट्रोफिनोल कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ऑर्थो और पैरा आइसोमर क्या होंगे नाइट्रोफिनोल के? देखो, ये आइसोमर हमने बनाया, ये बेंजीन बनाया हमने सबसे पहले। बेंजीन के यहाँ पर हमने क्या लगाया? OH ग्रुप लगाया, और ये हम क्या बना रहे हैं? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बना रहे हैं, ठीक है? तो ये हमने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये हमारे पास में NO2 ग्रुप लगाया हुआ है इधर ऑर्थो पोजीशन पे, और ऊपर OH ग्रुप है, ठीक है? इसका नेम होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। नेक्स्ट हम बनाते हैं पैरा नाइट्रोफिनोल, वापस से बेंजीन रिंग बनाया, ठीक है? बेंजीन रिंग में ऊपर OH लगाया तो ये फिनोल बन गया। पैरा पोजीशन पे हमने क्या किया? नाइट्रो ग्रुप लगाया इस तरीके से, तो ये पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रो फिनोल, ठीक है? ये हमारे पास में बन गया। अब इनको सेपरेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज़ हो रही है? स्टीम डिस्टिलेशन यूज़ हो रहा है, ठीक है? रीज़न क्या कहता है यहाँ पे? ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, while para-nitrophenol is less volatile due to intermolecular hydrogen bonding, which causes the association of molecules। तो देख लेते हैं किस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में अगर आप यहाँ देखें, ये ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है, इस बॉन्डिंग का नाम क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो अ, होती है वो हमेशा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के बीच में होती है, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो इन्वॉल्व होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, ठीक है? जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, जैसे कि फ्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, नॉट क्लोरीन, ठीक है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कैसी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है? और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, तो यहाँ पे कैसी है ये मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन पैरानाइट्रोफिनॉल में ऐसी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है? पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है वो आपकी करती है ये वाली। यहाँ आपने एक और मॉलिक्यूल बनाया पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है? इस तरीके से ग्रुप लगाया, नाइट्रो ग्रुप, ये बेंजीन थी आपकी, है ना? यहाँ पे O और यहाँ पे H, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये किस तरीके की बॉन्डिंग आ रही है? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे क्या है? दो मॉलिक्यूल्स आप देख पा रहे हैं, है ना? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो ये वाली बॉन्डिंग जो पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर होती है, ये कैसी बॉन्डिंग होती है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको आप क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है? तो पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब आप देखिए किसी भी सॉल्वेंट के अंदर अगर आपके पास में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन अगर ज़्यादा होगी, तो वो वेपर कम बनना पसंद करेंगे, है ना? लेकिन अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन अगर वीक होगी, तो ये वेपर जल्दी बन जाएँगे, ठीक है? तो पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा है, इसीलिए
वेपर्स कम बन पाएंगे, तो हम क्या कह सकते हैं इसको कि ये क्या है, लेस वॉलेटाइल है। ठीक है, और यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इतने इंटरेक्शन नहीं है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इसीलिए ये क्या होगा आपका, मोर वोलेटाइल होगा एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, जब वॉलेटिलिटी के बीच में आप डिफरेंस देख पा रहे हैं, ये ज़्यादा वॉलेटाइल है, ये लेस वॉलेटाइल है, मतलब ये ज़्यादा वेपर बनाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और पैरानाइट्रोफिनॉल लेस वेपर बनाएगा, तो इनको हम सेपरेट करते हैं, कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू। ठीक है, तो असर्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, ट्रू हो जाता है। ठीक है, रीजन की अगर बात करें तो ये बिल्कुल ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल है, थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसके ज़्यादा वेपर्स होंगे, बन जाएंगे और ये निकल जाएगा। ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं इसको। पैरानाइट्रोफिनॉल लेस वोलेटाइल है, क्यों, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट थी विच कॉजेज द एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो बिल्कुल करेक्ट है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन की, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए। देन हमारे पास में अब आ जाता है सेक्शन बी, जिसके अंदर हमारे पास में क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बोला है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट टर्म आपको दी हुई है एजियोट्रॉप, सेकंड आपको दिया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो एजियोट्रॉप को अगर आप डिफाइन करेंगे, तो एजियोट्रॉप के लिए प्रॉपर अगर आप डिफाइन करें तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स आर बाइनरी मिक्सचर्स, ये बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं लिक्विड्स के, binary mixtures of liquids that have that have the same composition in both the liquid and vapor phases। लिक्विड एंड वेपर फेज के अंदर इनकी सेम कंपोजिशन होती है दोनों लिक्विड्स की। ठीक है, और ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि ये इनकी कंपोजिशन क्या है, सेम है बॉइलिंग के दौरान। ठीक है, तो इनको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एजियो मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक जो मिक्सचर होते हैं उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर पाते हैं, और ये चीज़ आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, तो इस पॉइंट को भी अगर हम लिखेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम के अंदर, अगर हम इसको अटेम्प्ट करके आते हैं तो। ठीक है, और इसमें एक एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपके पास में क्या है, मिक्सचर है एक 95.5% इथेनॉल एंड 4.5% वाटर बाय मास। ठीक है, ये कैसा है, कौन सा एजियोट्रॉप है, एजियोट्रॉप दो टाइप के होते हैं, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जो हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है ये किसका है, आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये आपका। ठीक है, तो 1 मार्क्स का एजियोट्रॉप होगा, 1 मार्क्स का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, तो 1 मार्क्स में अगर आप लिख रहे हैं इतना तो सफिशियंट है। देन आप ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर आप बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा वो मिनिमम प्रेशर होता है जिसको हम सॉल्यूशन साइड पे लगवाते हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर में आप इसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। यहाँ पे बता सकते हैं कि ये पाई क्या है। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, सी कंसंट्रेशन होती है, मोलर कंसंट्रेशन मोलैरिटी के टर्म्स में, आर आपका गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, गैस कांस्टेंट, और टी यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, ये चीज़ें आप बता सकते हैं, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी that depends on the number of solute particles rather than on their nature। ठीक है, that depends on the number of
solute particles rather than their नेचर। उनके नेचर पे डिपेंड ना करने की बजाय उनके नंबर पे डिपेंड करती है। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और आप इसमें यही डिफाइन कर सकते हैं बेटर वे से। इसकी अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन की फॉर्म में लिखूं तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम एक्सेस प्रेशर। ठीक है, मिनिमम एक्सेस प्रेशर डेट मस्ट बी अप्लाई टू, जिसको अप्लाई करेंगे हम किस साइड, टू द सॉल्यूशन साइड, टू द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पे यूज होती है ना, उसमें सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही फ्लो करते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू इट थ्रू एसपीएम। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन था आपका, तो ये भी सफिशिएंट था इतना, अगर आप लिख रहे हैं इसके बारे में